डियर साथियों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनका नाम है नीरज। नीरज कुमार शाह, जिन्होंने दुबई हेल्थ अथॉरिटी एग्जाम में अपनी मेहनत और डेडिकेशन से सिलेक्शन हासिल किया है। नीरज हमारे रैंक प्लस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहे हैं, जहां हम पैरामेडिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रोफेशनल तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं। नीरज ने 2023 में रैंक प्लस ज्वाइन किया था और रैंक प्लस में प्रिपरेशन के दौरान इन्होंने लगातार हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दिखाई, जो कि आज उनकी ये सक्सेस हम सबके लिए मोटिवेशन का कारण है। आज हम उनकी जर्नी को समझेंगे, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, चैलेंजेस और वो सब कुछ जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगा। जो स्टूडेंट्स डीएचए, एम्स, ग्रुप 5, एनएचएम या किसी भी दूसरे पैरामेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने टुडेज स्पेशल गेस्ट नीरज का स्वागत करते हैं और उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं। हेलो नीरज। हेलो नीरज, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल? सर आज बहुत खुशी लग रहा है कि आपसे बात हो पा रहा है। सभी दिन आपका लेक्चर देख रहा हूँ, वीडियो में आपका दर्शन होता था। चलो कोई नहीं, आज मैं तो लाइव सबके लिए अवेलेबल हूँ बच्चे, हमेशा। बट क्या है कि क्लासेस का थोड़ा रहता है शेड्यूल, तो उसमें व्यस्तता रहती है। ओ सर, आपको लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, ज्वाइन करने के समय ही नहीं रहता था। इसलिए आपको सर एक लेक्चर देखने के लिए मुझको 2-3 घंटा लगता था, नोट भी बनाना पड़ता था, इसलिए लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा था। ओके ओके, आपका कोई नहीं। वीडियो लेक्चर अपलोड नीरज, मैं होता था। आपसे थोड़ा सीक्वेंशियल बात करना चाहूंगा, क्योंकि क्या है ना, अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं सभी चीजों पे बात करूंगा, डिटेल बात करेंगे हम लोग। क्या है ठीक है। कि ये जो बात कर रहे हो हमारे बच्चों जो और भी पढ़ रहे हो उनको भी थोड़ा बेनिफिट होगा कि आपने कैसे प्रिपरेशन करी, सारी स्ट्रेटेजी वगैरह पर भी हम लोग थोड़ा फोकस ऑन करेंगे। ठीक है सबसे सर। पहले बेटा हमें चाहेंगे कि आप ये बताइए कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, आपका नाम क्या है और आपने क्या सिलेक्शन ली है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। आप पहले मुझे वो बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार शाह है। मैं नेपाल से हूँ, जनकपुर बने ठाव से। जनकपुर मेरा ओरिजिनल घर हुआ है। जनकपुर धाम, धनुषा जिला। हाँ, आप जनकपुर में, इसके बाद जनकपुर ही आप लोग का होम टाउन है? होम टाउन है, जहाँ पर सीता माता का जन्मभूमि है। आप हाँ लोग को हाँ तो हाँ हाँ, जहाँ सीता माता की जन्मभूमि है, हम लोग एज आज वी ऑल नो। अच्छा, आपके जो स्कूलिंग पढ़ाई हुई वो सारा कुछ जनकपुर में ही हुआ? नहीं, बाहर हुआ है। अच्छा। मेरे स्कूलिंग पढ़ाई 10 तक 10 समय गांव में हुआ है। गांव भी थोड़ा जनकपुर से दूर है, गांव में हुआ। तो इसके बाद मैं भरतपुर चितवन में भरने ठाव में मैं डिप्लोमा कोर्स किया, लैब टेक्नीशियन। डीएमएलटी। उसके बाद मैं घर पर ही प्रिपरेशन कर रहा था और जॉब भी कर रहा था। अच्छा अच्छा, आप जॉब जॉब लेबोरेटरी में कर रहे थे या हॉस्पिटल में? लेबोरेटरी में, तो इंडिविजुअल लेबोरेटरी था? इंडिविजुअल लेबोरेटरी। ओके ओके। तो नीरज, आपको फिर डीएचए का ख्याल कैसे आया? मतलब किसने आपको सजेस्ट किया कि हाँ डीएचए का प्रिपरेशन करनी चाहिए? सजेस्ट सर मुझको, मैं एक बार लाइसेंस का प्रिपरेशन कर रहा था अपने नेपाल में, काठमांडू में। हम्म। उसी समय मुझको एक साथी ने बोला था कि डीएचए पास करके जाने से अच्छा होता है दुबई में। डीएचए इसलिए पास मैं करेंगे तो दुबई आपको चला ज्यादा पैकेज मिलेगा और आपकी रेवेन्यू अच्छी हो सकती है। गया, पैसा भी अच्छा कमाने के मिलेगा। तो वो जो फ्रेंड इसलिए सजेशन किया वो भी डीएचए का एग्जाम पहले दिया हुआ था क्या? नहीं दिया हुआ था। मेरे साथ ही कोई डीएचए का एग्जाम नहीं दिया है अभी तक। कोई और नहीं। आपसे मैं सजेशन लिया कि आपको मैसेज भी किए थे कि हम्म डीएचए को सिलेबस पठा दीजिए सर, हम्म मुझको नहीं भेट रहा है। हम्म। डीएचए को सिलेबस आपने पठा दिए, उसके बाद में प्रिपरेशन किए और ऑल अच्छा, सब्जेक्ट। प्रिपरेशन पे नीरज मैं आऊंगा, उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इसका ना आप एक सिंपलीफाई अप्लाई प्रोसेस क्या होता है, आपने कैसे अप्लाई किया था, क्या आपको पैसे लगे थे, क्या फी लगा था, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। आप सर, मुझको प्रोसेसिंग मैं कंसल्टेंसी से किया हूँ अच्छा। ये सर। फॉर्म, डॉक्यूमेंट कंसल्टेंसी, वेरिफिकेशन। कंसल्टेंसी मतलब कोई थर्ड पार्टी एक वहां आपके यहाँ अवेलेबल है, वो ये सारा फॉर्म अप्लाई करवाता है? में अप्लाई करवाता है।
वो अच्छा। काठमांडू में किए थे। हम्म। एक कंसल्टेंसी को पैसा दिया था। एग्जाम फी उस वक्त एग्जाम फी 40,000 लिया था नेपाली, और हम्म। 10,000 एक्स्ट्रा लिए थे फॉर्म अप्लाई करने के। 40,000 रुपए मतलब आपको कि डीएचए के लिए होगा एप्लीकेबल, 10,000 उनका अपना प्रोसेसिंग फी था। अपना प्रोसेसिंग था। एक कब आपने अप्लाई किया था? मैं सर यही 1 मंथ लेटर सर। अभी क्या चल रहा अभी है? अभी अभी नवंबर चल रहा है, मतलब आप अक्टूबर सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर 14 को मैं एग्जाम दिए थे सर। तो और मैं अप्लाई पहले ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर्म अप्लाई करने के कितने दिनों बाद एग्जाम हुआ था इसका? इसका मैं 1 महीना बाद एग्जाम दिए थे। मतलब आप सितंबर में लगभग इसको अप्लाई किए थे, अक्टूबर मिड में आपने एग्जाम दिया इसका, राइट? सर यही तो है। प्रिपरेशन आप पहले से ही इसका कर रहे थे? कर रहे थे। हाँ, क्योंकि एक महीने में तो प्रिपरेशन हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। मैं 1 साल 1.5 साल से लगा हुए इसमें सर। अच्छा, आप 1 डेढ़ साल से रैंक प्लस आप कब ज्वाइन किए थे? मैं तो सर आपको ये 2 साल होने लगा। अच्छा अच्छा। 2 साल कंप्लीट। मतलब बच्चों को पहले जो हमें अभी देख पा रहे होंगे या देखेंगे, उनको पहले ये समझना होगा कि पहले हमें प्रिपेयर हो लेना है, फिर हमको प्रोसेसिंग और अप्लाई में जानी है ना? कार्ड अप्लाई करना है, वही है सर। तो एक बार में मैं आपको लेक्चर दोबारा जब देखने लगा ना, तब मुझको समझ में आने लगा। एक पहले, बार में नहीं, हाँ, उस फर्स्ट पर बार भी में। मैं बात करूंगा कि आपने कैसे पढ़ाई करी थी एक्चुअल में। पहला ही प्रोसेसिंग ये है कि कोई अगर जानकारी नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, तो इसका बेस्ट वे ये भी है कि हम थर्ड पार्टी का भी हेल्प ले सकते हैं। आपका वो लोग भी बस मैं बेसिक यही आपको किया। पहले पहले आपको डायग्नोसिस ये कर लेना होगा कि जो थर्ड पार्टी से हम हेल्प ले रहे हैं वो जेन्युइन बंदा होना चाहिए, है ना? हाँ जरूर, क्योंकि बहुत ठग भी होता है। जो हम्म। ठग लेता है, एग्जाम को डेट नहीं देता है, वैसा भी है हाँ। आदमी। तो ये, इसलिए कर बुझ कर और अपने जान पहचान का होना चाहिए, जैसे हम्म, वो ठगे नहीं पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने एग्जाम का प्रोसेस करवाया उसमें आपको 40,000 प्लस 10,000, 50,000 नेपाली रुपया आपको लगा 50,000 नेपाली एग्जाम रुपया हो जाने तक। हो जाने तक। बिल्कुल। अब बाकी का प्रोसेस अप्लाई कर दिया हूँ वेरिफिकेशन के लिए। हम्म। वेरिफिकेशन का फिर ही 50,000 मुझको लिया है। अच्छा, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए आप प्रोसेस में डाले, फिर से 50,000 नेपाली रुपया आपको लगा। ये 50,000 वेरिफिकेशन मतलब वहां पहुंच जाने तक के लिए है। वहाँ पहुँच जाने, वेरिफिकेशन के बाद फिर एक एलिजिबिलिटी लेटर आएगा, उसको भी 25,000 लगेगा। अच्छा। इसके बाद फिर आप विजिट वीसा में अप्लाई करके और दुबई जा पाएगा। ओके। मतलब टोटल कुल मिला के 50,000, 50,000, 1 लाख और 25,000, 1,25,000 नेपाली रुपया आपको कंप्लीट दुबई पहुंचने तक में लगेगा। हाँ, पहुँचने तक नहीं सर, फिर टिकट का अलग छुट्टे लगेगा। हाँ, टिकट टिकट का और अपना एकोमोडेशन, खाने पीने का खर्चा एक्सपेंस वो एक्स्ट्रा है। और 1,75 समय में, एक हाँ। 75 समय टिकट वहाँ पुगने समय उधर पुग जाएगा। उसके बाद अपने फिर पॉकेट खर्च रखने पड़ेगा, ऐसे 50,000 60,000 जाते। मतलब उसके टोटल बाद ओवरऑल आपने कितना एग्जाम्पशन रखा है कि इतना मेरे पास पैसा वहां पहुंच जाने तक हो जाना चाहिए, आपने एक हिसाब किताब लगाया होगा ना? लगभग 50 देखी 80 के बीच में, हम 80,000 देते मतलब यहाँ से ले जाएंगे। हाँ। और दुबई दुबई करेंसी में कन्वर्ट कर कर। हम्म। और लगभग वहाँ कर तो पैसा ज़्यादा होता है। हम्म। लगभग 1 लाख को मैं कराऊंगा। हम्म। उसको उसके बाद उधर खाने बसने, तो इसके बाद काम खोजने, काम भी हम्म। खोज कर आपने अपने आप खोजने पड़ेगा। उधर कोई होगा नहीं। हाँ, बिल्कुल। साथी लोग है उधर दुबई में। एक बात हमें अपने बच्चों को बतानी होगी कि डीएचए एग्जाम केवल हम क्वालिफाई करते हैं वहां पहुंचने के लिए, फिर हमें वहां जाकर के रिज्यूमे सबमिट करना पड़ता है, लैब वगैरह में हमें अपना इंटरव्यू देना होता है, काम ढूंढना होता है। यही लेकिन है सर। एक एक इसमें हमें अथॉरिटी मिल जाती है कि अगर हमने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो मेरे में एक क्वालिटी है, उन लोगों को पता चल जाता है कि एक क्वालिफाइड बंदा है जिसको हम सिलेक्शन इजिली हो जाता है प्राय। जाता है, जो लाइसेंस अब, देता है वो। हाँ, लाइसेंस देता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर। ये नीरज, मैं आपसे ये तो हम लोग प्रोसेसिंग पे बात किए कि हम लोग कितना पैसा लगभग खर्च कर सकते हैं और खर्च करके कितना हमें वहाँ पहुँचने में लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा-सा फ़ोकस ऑन करना चाहूँगा कि जो आपने प्रिपरेशन करी, रैंक प्लस आप लगभग बता रहे हैं कि 1.5 से 2 साल पहले हमने जॉइन करा था और लाइव क्लास नहीं जॉइन कर पाए थे ड्यू टू मेनी रीज़न्स, तो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ाई करी। और तो इस पे मैं थोड़ा-सा आपको ये जानना चाहूँगा कि रैंक प्लस के स्टडी मटेरियल आपको कितना हेल्प किया और क्या इसके वीडियो लेक्चर्स और नोट्स आपको लगा कि हाँ, इस एग्ज़ाम में मेरे लिए अच्छा हो सकता है? बहुत अच्छा लगा सर। मैं पहला भी क्लास कॉलेज में क्लास किए थे, पढ़ाई किए थे, हुँ, हुँ। पर उतना बेनिफिट नहीं था। अच्छा। आपको क्लास लेकर मैं टॉपिक को समझ पाया कि वास्तव में ये क्या कह रहा है। हुँ, हुँ, उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि लाइव क्या होता है, कैसे काम करते हैं, हुँ, टॉपिक कैसे बुझा जाता है, समझा जाता है। ये सब था लगाकर आपको। पहला मैं नोट बनाया आपको। आपको लेक्चर से मैं एक लेक्चर से शायद 8-9 पेज का मेरा नोट बनता था। अच्छा। हाँ, मैं इस पर भी बात करने वाला था कि आपने पढ़ाई कैसे करी? मतलब आपका स्टडी प्लान क्या था? रूटीन आप कैसे फॉलो करते थे? आप चूँकि जॉब भी करते थे, तो जॉब के ड्यूरिंग आप इसको कैसे मेंटेन करते थे? और पढ़ने का जो आपका तरीका था कि आप वीडियो लेक्चर्स देखे, नोट्स देखते थे, बनाते थे, कैसे करते थे? उसको भी थोड़ा बताइए। सर मेरा ड्यूटी भी 6 घंटा होता था, कभी नाइट कभी इवनिंग अच्छा। ऐसा होता था। मैं क्लास अपने डेली रूटीन में एक लेक्चर पाता था। उसके बाद मैं नोट बनाता था, उसके बाद वही नोट को रिवीजन अगले दिन करता था। हुँ। रिवीजन करने के बाद फिर से अगला लेक्चर देखता था, अगला टॉपिक का। उसके बाद फिर रिवीजन करता हुआ मैं 6 घंटा ड्यूटी भी करता था। हुँ। इसी तरह से मैं टाइम तो मिलाकर पर डे एक लेक्चर आपका देखने का रूटीन था और उसका हमको अपने वर्ड में नोट्स बनाना है बनाना और है। फिर उस उसको नेक्स्ट डे हम जब नया लेक्चर स्टार्ट करते थे तो पिछला हम 1-2 बार रिवीजन कर लेते थे कि हमने पढ़ा रिवीजन क्या। करते थे। यस सर, ओके। अच्छा, वही इसमें करता था। इसमें आप कैसे करते थे? एक सब्जेक्ट का पूरा बना लिए फिर दूसरा का स्टार्ट किया, सारे सब्जेक्ट का आपने कॉमन 7 दिन का बना रखा था वैसे पढ़ रहे थे? नहीं सर, मैं एक सब्जेक्ट पर एक एक सब्जेक्ट को मैं 20 दिन देता था। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को फिर 20 दिन देता था। ऐसा ही करते करते मैं सब सब्जेक्ट को पार किया। ऐसे करके आपने पूरे सब्जेक्ट को एक बार नोट्स बनाया। जैसा अभी बता रहे थे कि सर एक बार में मैं केवल नोट्स बना पाया, फिर दूसरी बार जब मैं पढ़ा तो समझ में आया कि एक्चुअल में था क्या यार। तो यही सर नोट बनाते था और समझ थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। ठीक। नोट बनाने के भी समय भी। ओके। उसके बाद रिवीजन नोट बनाकर एक बार रिवीजन करा, उसके बाद मैं एग्जाम दिया। हाँ। तो नोट्स बना लेने के बाद फिर जब आप लेक्चर देखे तो क्या आपको डिफरेंस फील हुआ? आपको ज़्यादा समझ के अब ये जो मैंने बनाया लिखा था वो बिल्कुल कोरिलेट कर पा रहा हूँ? यस सर, वो हो रहा था। पूरा नोट से आपको वर्ड से और नोट से और लेक्चर से हर एक टॉपिक का मिल रहा था, हर एक वर्ड सब चीज मिल रहा था। वास्तव में यही है। और सत्याने का वही भी मिलेगा। थोड़ा थोड़ा छूट गया था, वो फिर रिकवर हो गया। और हाँ। फिर से नोट में थपा में जो छूट गया था मेरा पछाड़ी का, वो भी रिपेयर हो गया नोट भी, और समझ में भी आया। यानी कि और मैं जो ये अपने बच्चों को हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि आपको वीडियो देख कर के नोट्स बनाना और फिर वीडियो दोबारा देखना, ये सबसे बेस्ट तरीका आपको फील हुआ और इससे आपने अचीवमेंट पाई। सर आप सबको तो माइंड सब रंग होता था, बिल्कुल, तरह बिल्कुल। मेरा दोबारा देखना पड़ा सर। इसलिए हाँ, मैं मैं भी अक्सर ऐसे ही अक्सर ये अच्छा तरीका भी माना जाता है नीरज, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, पहली बार जब एक लेक्चर को देख रहे थे, जब नोट्स बना रहे होते तो 1 घंटे का लेक्चर देखने में हमें 3 घंटा लग जाता है ना? एक क्योंकि घंटा लग जाता पॉइंट है बाय सर। पॉइंट पॉज़ कर रहे हैं, रोक रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ नहीं आया दिमाग में फिर उसको गूगल पर भी सर्च कर रहे हैं, कई तरीके के हो जाते हैं ना? और जब हो जाता उसी चीज़ को जब हमने एक बार समराइज़ करके लिख लिया, फिर दोबारा लेक्चर देख रहे होते हैं ना, तो एक तो पूरा उस टोटली रिवीजन हो जाता है। दूसरा, विजन अगर हो कोई चीज़ छूटा हुआ रहता है लेक्चर के ड्यूरिंग, फिर वो नया लिखा भी जाता है, मेंशन भी हो जाता है। जाता। तो वही ये है सर। तो ये बेस्ट तरीका जो मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूँ और आपने फॉलो किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने इस तरीके से पढ़ा। और नेक्स्ट चीज़ आप ये बताइए,
नीरज कि जब आपको अच्छा एग्जाम डेट आपको प्रोसेसिंग फाइनल कर लेने के तुरंत बाद मिल गया था या कुछ दिन वेट करना पड़ा था? जैसे फॉर्म फिल हो गया तो एग्जाम डेट कैसे पता चला? प्रोसेसिंग 2-4 दिन में हो गया था। मुझको पूछा था कि आप कौन सा डेट लेना अच्छा। चाहेंगे। तो हम्म। मैं अपना चूज करके एक डेट दिया, उसी डेट को उसने तो फिक्स कर दिया लगभग कि आप 1 महीना पहले या 20 दिन पहले उसको बता दिए होंगे कि एक डेट में मैं एग्जाम दे लूंगा। एक हफ्ता जाती पहला मैं डॉक्यूमेंट उसको सबमिट किए थे, हम्म। और उसके बाद एग्जाम डेट फिक्स कर दिया मैंने। अच्छा। तो लगभग डॉक्यूमेंट सबमिट करने के कितने दिन बाद आप एग्जाम दिए, मतलब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद? मैं फिक्स 1 महीने के भीतर फिक्स किया, एक एक महीना, महीने। आप 1 मंथ। तो जब आपको पता चल गया कि अब 1 मंथ बाद मुझे अब एग्जाम डेट है, अब टिक 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 वो माइंड में स्टार्ट हो गया कि अब अगला मेरा एग्जाम होना है, तो उस ड्यूरिंग जो है लास्ट 1 मंथ जो है आप किस तरीके से प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बनाए थे, या जो आपके ऊपर प्रिपरेशन के उस जो लोड बना होगा कि अब 1 महीने, एक होता है ना कि हमारे ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, एग्जाम का एक अपना ऑरा होता है, तो उसको लगता आपने था कि ओवरकम कैसे किया, मतलब उसको आप कैसे हैंडल किया और किस तरीके से आप उस 1 महीने में क्या रिवीजन कर पाया, कैसे कर पाए, उसको जरा बताइए। मैं सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट को मैं सर छुटा छुटे रिवीजन करने लगा। एक सब्जेक्ट को पहला 1 हफ्ता टाइम देता था, फिर 1 हफ्ता टाइम देता था। और नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब 1 हफ्ता 1 महीना को मैं डिवाइड किया पहला, हम्म। कितने दिन को एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसी हिसाब से मैं दो 2 दिन पछाड़ी एग्जाम से पीछे, हम्म। मतलब 2 दिन में मैं लास्ट में ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन किया। तो उसके ये बाद रिवीजन ये रिवीजन वीडियो से करते थे या नोट से? नोट से किए थे, नोट वीडियो से। नहीं देखे। मतलब ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि जब आपके पास ड्यूरेशन कम हो तो जो आपने पहले मेहनत करके बनाया हुआ नोट, शॉर्ट नोट से, वो आपको काम आएगा। वीडियो नहीं देख रहा था, एक हाँ। महीने में वीडियो नहीं देखा सर, केवल नोट को पढ़कर रिवीजन किया। हाँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा टाइम लेता है ना, तो ये ज्यादा ये ये बेस्ट आपने स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो हमने पहले मेहनत करके लिखा हुआ है वो हमें काम आया लास्ट के 1 मंथ में। उसी उसी को रिवीजन कर कर और मैं एग्जाम दिया सर। अच्छा। अब मुझे ये एग्जाम बताइए। हाँ, बोलिए। एग्जाम का सर मार्क भी दिया है, मार्कशीट में आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर नहीं भेजा हुआ है अब तक। मैं भेज पठा दीजिएगा दूंगा सर। श्योर, मैं लगा करके आपका नाम और रोल नंबर, मैं नाम तो रहने दूंगा, रोल नंबर हाइड कर दूंगा ताकि बच्चों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि हमारा ही एक साथी, हम जैसे ही एक पढ़ने वाला बच्चा जो है इस मुकाम को हासिल किया, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन में था, कोई लग्जरियस में था, मेहनत प्रॉपर किया। जो हम सबके साथ सिचुएशन है कि हम सबको लाइफ में काम करना पड़ता है, घर की जिम्मेवारियां होती है, उसके बावजूद भी हमने प्रिपरेशन पे फोकस करा, डेडिकेशन के साथ पढ़ा, पढ़ाई करने के ड्यूरिंग हमने इतनी मेहनत करी। हम देखो, परेशानी तो सबके साथ है बेटा, आज आप कि कोई भी हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, वो परेशानियों से रहित नहीं है, सबको परेशानी के साथ ही रहना है, परेशानी से मुक्त कोई नहीं है। और उन कोई परेशानी विपरीत परिस्थितियों के बीच में ही जब हम अपना माइंडसेट सेट करते हैं, अपना गोल फिक्स करते हैं और अचीवमेंट लेते हैं, उसी को रियल अचीवमेंट कहा जाता है। तो बिल्कुल ये हम सबके लिए इंस्पिरेशनल रहेगा, और हमारे बच्चों के लिए, आपके साथी जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनके लिए तो और भी ज्यादा रहेगा इंस्पिरेशनल। नीरज, मुझे एक चीज और बताइए आप कि जब आप एग्जाम देने गए तो इस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपको बाद में पीडीएफ मिला आंसर सेट या नहीं मिला? नहीं सर, वो ऑनलाइन था, ऑनलाइन सबमिट किए थे। फर्स्ट में सर 3 घंटा का मेरा एग्जाम था, डेढ़ ओके। से ही क्वेश्चन पूछा था। तीन और घंटे में सब्जेक्ट 3 घंटे में मतलब 6×3 = 18, 180 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन डेढ़ का से क्या लेवल था? लेवल टेक्नीशियन नहीं था, डिप्लोमा लेवल। सब डिप्लोमा लेवल के टेक्नीशियन के क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है डीएमएलटी बीएमएलटी के ड्यूरिंग, वही से क्वेश्चन आते हैं। वही से क्वेश्चन आपको था कुछ सर। ऐसा लगा क्या कि कोई इस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन थे या इस सब्जेक्ट से थोड़े कम थे या इससे और पूछे जाने चाहिए थे? क्वेश्चन तो सर ठीक ही थे, अच्छे था। वो क्वेश्चन हल्का 4 लाइन 5 लाइन का था का, वो समझ में, जो बुझकर जो समझ कर पढ़ा होगा वो ही पास कर हाँ, सकता है। राइट, मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है तब क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। समझ पाए नहीं तो हम लोग को नेपाल में जो एग्जाम होता है वो 1 लाइन का प्रश्न होता है, उधर 3 लाइन 4 लाइन का कंडीशन देता था कि 20 ईयर का फीमेल है, उसे हार्ट अटैक आया है, बुखार आया है, कंडीशन देता था डॉक्टर वाला।
ओके। उसके बाद आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे फर्स्ट में, वन ऐसा ऐसा लाइनर यूजुअली क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आपको कौन एनालिसिस करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। विशेष 4 लाइन का क्वेश्चन था और थोड़ा थोड़ा 1 लाइन का भी क्वेश्चन था, मिक्स था। अच्छा, वेरी गुड। मतलब आप, अच्छा, ये आपको कुछ थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर दे करके याद आ सकता है कि किस सब्जेक्ट जैसे बायोकेमिस्ट्री या हिमेटो इम्यूनो से किस से ज्यादा था या किसी से नहीं भी था? वो सर क्वेश्चन पढ़कर था लग जाता था कि कौन सब्जेक्ट से कौन विषय से सब था लग जाता था। इम्यूनोलॉजी से होता था तो एंटीबॉडी एंटीजन वो रिएक्शन वाला दे देता था कि ऐसा ऐसा पेशेंट है, आप मतलब वायरल डिजीज है, इसको इतने दिन से फीवर आया है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो उसके क्या आप एलेजा मेथड कर सकते हैं कि कौन तो मेथड से। बेसिक मेरा इसमें क्वेश्चन ये था नीरज कि कोई ऐसा सब्जेक्ट था क्या जिससे क्वेश्चन नहीं है, या सभी सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा ही था? वैसा सर था, एक दो था जो समझ में नहीं आ रहा था मुझको भी, कि थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा भी था कि मैं समझ में नहीं आ कुछ रहा था समझ में वो, नहीं आया। नहीं आया सर हाँ, उसको। वो सभी एग्जाम्स में होते हैं। आप कोई भी जो है 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। जब आपको 150 क्वेश्चन है तो इनमें से 50 क्वेश्चन आप मान के चलो, 40 क्वेश्चन आप मान के चलो। जो परीक्षा का मतलब ये होता है, परीक्षा दूसरे का इच्छा, वो उसके इच्छा के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो होगा नहीं भाई। तो वो जाहिर सी सर बात है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग होता तब तो फिर मैं सभी लोग पास हो जाते ना, है कि लोग पास नहीं? सही बात है, बहुत अच्छा। सर उसकी इच्छा को क्वेश्चन था इसलिए। और फर्क डिजाइन भी, तरीका भी उसका अलग ही था हम्म, क्वेश्चन का पूछने का। हम्म, इसी के तरह अच्छा मार्क तो नहीं आया, भला भला पास मार्क लाए हो सर, आपको मैं मार्क पठा दे रहा हूँ कितना में हाँ। कितना आया है। अच्छा, आपके कितने मार्क्स आए हैं? 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क एक का मार्क्स था। का। अच्छा, निगेटिव मार्किंग भी थी उसमें? निगेटिव मार्किंग नहीं था सर। एक सेकंड सर, हाँ, आपका वीडियो जो है वो मिस हो गया। एक सेकंड सर, एक सेकंड हाँ, आया सर। निगेटिव मार्किंग नहीं थी। नहीं था सर। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के एग्जाम्स हुए थे। 180 मिनट हमको टाइम दिया गया था सॉल्व करने के लिए। लगभग 45 देखिए 50% में पास था अच्छा, एग्जाम को। 45 या 50% लाए तो आप पास आउट हो जाते हैं। पास आउट हो गया। अच्छा, ये एग्जाम देने के कितने दिनों के बाद रिजल्ट पता चलता है? लगभग 5 दिन का वर्किंग टाइम होता है वहाँ का। हम्म 5 दिन का भीतर में आपको एग्जाम देने के बाद 2 घंटे के बाद भी आ सकते हैं, 5 दिन का भीतर में आ जाते हैं। दो मेरे को एक दिन दो 2 घंटे से 5 दिन के अंतर में जो है, मतलब यूजुअली आ आपको जाते हैं। रिजल्ट पता चल जाएगा। तो रिजल्ट मेरे आपको वही को जिन्होंने प्रोसेसिंग करवाया था वही बताया, या आप खुद से भी ऑनलाइन पोर्टल पे चेक हो वही गया? पता है, उसी का पास पासपोर्ट, मेरा आईडी पासपोर्ट उसी का पास था, उसी ने देखकर बताया था। मेरा रिजल्ट 24 घंटा में आ गया था, तो लगभग चौबीस आपको जब रिजल्ट पता चला तो आपका पहला एक्सप्रेशन कैसा था? पहला एक्सप्रेशन आपको मैं अपने आप को विश्वास ही नहीं कर रहा था कि पास हो गया हूँ। इतना बड़ा अच्छा, एग्जाम। सही बात है। मतलब अनएक्सपेक्टेड भी होता है, और क्या होता है कि इतना टफ एग्जाम। अच्छा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? फर्स्ट एक बार मैं दिया था सर, हम्म एक बार मैं ट्राई किया था, मतलब लगभग ये आपको क्लास ज्वाइन करने के 6 महीना बाद भी एक एग्जाम दिए थे मैं सर। अच्छा, एक अटेम्प्ट दिया था, दूसरे अटेम्प्ट थे। तो ये नीरज, जो आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया, तो पहला अटेम्प्ट में भी आपको 50,000 रुपये लगा और फिर इसमें भी 50,000 लगा, या उसी फी पे हो गया? नहीं, वो फिर से लगा, तो फिर से मतलब 40,000। एक बार जो आप 40, हाँ सॉरी, 40,000 जो आप एक बार देते हो, तो वो एक ही टाइम के लिए होता है। एक ही टाइम के लिए होता है। दोबारा अगर फेल हो गए तो फिर देना है, तो फिर से आपको फी लगेंगे उतना। 40,000 लगेगा मेरे को। दोबारा दो डबल अटेम्प्ट में पास हुआ दूसरे है सर। दूसरे अटेम्प्ट में आप पास आउट किए। ठीक है। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है नीरज, मतलब फैमिली में?
अभी सर मेरे भैया है, मम्मी है, पापा है, मैं हूँ। दीदी लोग को भी शादी हो गया दीदी लोग है। की मैरिज हो गया, घर चले गए। आप चार लोग जना। दोनों भाई मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैं अनमैरिड हूँ, मेरे भैया मैरिड है सर। अच्छा, तो आप सिलेक्शन होने के बाद फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मम्मी पापा क्या बोले? सब खुश था। आप बोल रहे थे कि आप जाओ, आप दुबई में कमाना अच्छे से। हाँ, बिल्कुल। दुबई में कमाना है, माता-पिता का आशीर्वाद साथ में रखना है, रोज़ परिवार से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि इसी परिवार की सपोर्ट से आप यहाँ तक पहुँचे और वहाँ तक जा रहे हैं, है ना? क्योंकि सर बिना फैमिली के हम कुछ नहीं कर पाएँगे और फैमिली ही जो है वो हमारी बैकबोन होती है। तो अपने परिवार को मैंने हमेशा याद रखना है हमें, है ना? है आख सर। आखिरी में मैं आपसे मेरे तरफ से एक क्वेश्चन, आप अपने तरफ से और भी बता सकते हैं। आखिरी में मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जैसे आपने प्रिपरेशन किया, और भी अगर कोई स्टूडेंट्स जो रैंक प्लस के लिए नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर वो डीएचए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एम्स का इंडिया में एग्जाम होता है, ग्रुप 5 का, लॉट ऑफ लैब टेक्नीशियन के एग्जाम इंडिया में भी होते हैं या नेपाल में भी होते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रैंक प्लस के लिए कि आपको क्या बेटर रहेगा, कैसे प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या एनीथिंग? सर उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहला लेक्चर आप अच्छे से देखिए, उसके बाद नोट बनाइए, पॉज कर कर के, और नोट बनाने के बाद फिर उसको अगले दिन रिवीजन कीजिए। उसके बाद फिर से आप नया लेक्चर देखिए। फिर से आप नया लेक्चर निमन से 1-2 घंटा, 1 घंटा का लेक्चर है तो आप 1.5 घंटा 2 घंटा लगाइए उस लेक्चर को देखने में, समझकर आप नोट बनाइए। अपने लैंग्वेज में बनाइए, जैसे आप अपने लैंग्वेज में बुझने समझने में अच्छा होगा। बिल्कुल। उसके बाद रिवीजन कीजिए, और ऐसा ही हर एक लेक्चर को आप देखिए। हर एक लेक्चर लेक्चर में कुछ न कुछ अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन भेटेगा एग्जाम में मिलने का। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के टॉपिक में क्वेश्चन बन रहा है हेलो। सर। यस सर, अब आ शायद रहा है। जी नेटवर्क इशू था कुछ, नीरज। अब हाँ सर। बहुत अच्छा है जो आपने लास्ट में सजेशन दिया बच्चों को कि अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, कई बार रिवीजन कीजिए उसको, और उससे भी बड़ी थिंग कि आप कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 महीना में, जैसे आपने 2 साल तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई 2 महीना हम पढ़ लिए, 4 महीना फिर रेस्ट लेते हैं, फिर कोई एग्जाम का डेट आएगा तो स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हम नहीं अचीवमेंट ले सकते हैं, है नहीं ना? सर, रेगुलर पढ़ने पड़ेगा। एक लेक्चर तो आप देखिए टाइम मिलाकर जैसे भी हो, एक हम्म, लेक्चर तो कंपनी में देखिए। उसके बाद भी टाइम रहता है तो 2 लेक्चर देखिए, हम्म, 3 लेक्चर देखिए। आपको जितना टाइम है उतना आप पढ़िए। हम्म। यही लेकिन सजेशन आपको है। आपको टाइम देना होगा अपने आप को, क्योंकि क्या है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैगी नहीं बना रहे हैं जो 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक आपको है सर। सक्सेस लेनी है और सक्सेस लेने के लिए आपको उस तरीके से उतना मेहनत आपको करनी होगी। यही सर। बहुत बढ़िया लगा नीरज आपसे बात करके, और कुछ आप अपने बारे में बताइए, जो आप मेरे से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। नहीं सर, मैं आपको दर्शन के यही मैं भाग्यशाली हूँ कि आपको इतने दिन से मैं लेक्चर में देखता था। आप आज लाइव देख रहा हूँ, इसलिए बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। आपने बहुत सजेशन भी दिए हर एक लेक्चर के शुरू में कि ऐसा पढ़ने से, ऐसा तैयारी करने से। आप मोटिवेशन भी किए हर एक लेक्चर में कुछ न कुछ, बीच बीच में आप मोटिवेशन कर रहे थे। मैं समझ पा रहा उन था। सब से फायदा मिलता है आप लोगों को? मिलता है सर, जरूर मिलता है सर। मतलब जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूं मैं, आप लोग तक पहुंचता है? पहुंचता है सर। चलिए, ये मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ा एगो मोटिवेशन अपने आप में फील होता है कि जो विद्यार्थी जो घबराया हो रहा था कि एग्जाम कैसा दे, पास होगा कि फेल होगा, वो उसके समस्या समाधान होता था आपके मोटिवेशन से। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप दुबई जाइए, कमाइए, हमारी पूरी रैंक प्लस टीम आपको ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देती है, और आप थैंक यू। अच्छे कीजिए, अपने जीवन में और आगे बढ़िए,
और जहाँ भी रहिए अपने फैमिली को याद रखिए। रैंक प्लस से कोई भी हेल्प की नीड पड़ेगी, हमारी टीम आपको रहेगी। आप हमसे भी कोई भी हेल्प जो हमसे बन पड़ने लायक होगा हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप पूरी हमारी लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट परिवार के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो आपने इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी, इतना मेहनत के बावजूद भी, विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आपने प्रिपरेशन जारी रखा और अचीवमेंट ली। ये बहुत बड़ा बात है बेटा। और मुझे पर्सनली बहुत खुशी लगा आपसे बात करके कि आपने जो है सो अपने जीवन के उन सभी इंस्पिरेशनल बातों को बताया, जिससे कि और भी हमारे साथियों को कुछ मदद मिलेगा, है ना? तो आपसे बात करने के सर 2-3 बार डेट भी आया था, फिर हाँ, आपसे बात नहीं हो पा रहा था। हाँ, आज उस दिन आपने फ़ोन किए थे, फिर उस दिन मैं बीमार हो गया था, बुखार आ गया था। इस दिन मैं आपको जॉइन नहीं कर पाया, ओके। इसलिए सॉरी सर। कोई नहीं, उसके लिए देखिए हमारा जो स्टूडेंट है उसका इंटेंट सही था। हम एक टीचर और एक स्टूडेंट का ना पिता पुत्र का रिश्ता होता है ना। एक टीचर अपने स्टूडेंट पे बिलीव नहीं कर सकता या उसकी बातें नहीं समझ सकता, तो फिर वो टीचर के लायक नहीं। तो आपने उस दिन हमारे टीम को मैसेज किया, मैंने एक लाइन, पहले बात नहीं हुई तब भी मैंने एक लाइन में अपने टीम को बताया कि बच्चा को कुछ समस्या होगा, कुछ परेशानी होगा, कहीं या तो बिजी होगा, कहीं हॉस्पिटल में होगा, कहीं ड्यूटी में होगा, तभी नहीं वो बात कर पाएगा। और उसके मुझे लगता है 1 आध घंटे बाद ही आपने मैसेज किया उन लोगों को कि मेरा थोड़ा फीवर आ गया। तो मुझे पहले से ही ये सेंस कह देता है कि मेरा बच्चा कुछ परेशानी में है ना? तो ठीक ये है सभी सर, नेचुरल कॉल हैं और होते हैं, कोई बिग मैटर नहीं है। और ठीक। देखो आज मिले, सक्सेसफुली बात भी हुई, है ना? और कभी आप दुबई से जब रिटर्न आओगे, आप अच्छे खासे पैसे कमा लेके आओगे, तो मैं एक बार कहूँगा कि आप एक बार रांची आइए, हमारी टीम आपको हमारे ऑफिस को विजिट कीजिए, हमसे यहाँ करके मिलिए। मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरा एक बच्चा वहाँ से आ रहा है, वहाँ के इन्वायरमेंट में पढ़ के वहाँ की फीलिंग शेयर कीजिएगा, है ना? कि क्या क्या चीज़ें वहाँ होती हैं, कैसे पढ़ काम करते हैं, क्या वहाँ का इकोसिस्टम है, क्या वहाँ क्वालिटी कंट्रोल है, वो भी तो हम सीखेंगे, है ना? क्योंकि भाई हम तो नहीं जा पाए, हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, तो वही लोग हमें बताएंगे, है ना? ठीक है सर, अच्छा है, मैं आऊँगा एक बार हमारे कुछ उधर। स्टूडेंट्स वहाँ ऑलरेडी पहले भी गए हैं। अगर उनके कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे तो हमारी टीम आपको कोशिश करेगी आपको प्रोवाइड कराने की, ताकि उससे भी कुछ आपको हेल्प मिले, है ना? है सर, क्योंकि मैं जॉब खोजने में हेल्प होगा मुझको भी सर। मैं कोशिश अगर करूंगा। एक हमारे स्टूडेंट साउथ अफ्रीका में थे पहले, फिर उन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन करके फिर उनको दुबई शिफ्ट हो पाए, तो वो भी बड़ी ग्रेटिफाई किए थे मुझे। तो वो भी अगर उनका मैंने कॉन्टैक्ट निकालने की कोशिश करूंगा, मिलेगा तो श्योर आपको हम शेयर करेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। थैंक यू सर, वो करिएगा सर, क्योंकि मैं अभी अब उधर दुबई जाऊंगा तो अकेले हो जाऊंगा, अकेले काम खोजना है। अगर हाँ, साथी होगा उस खोजने में हेल्प होगा, हाँ, मैं इसलिए। जरूर टीम को कहूंगा कि उसका कॉन्टैक्ट डिटेल निकाले। इनफैक्ट ईमेल आईडी भी मिल जाए तो कुछ हमें रिस्पांस मिल जाएगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे कि आपको एक दो कॉन्टैक्ट जरूर दिलवा पाए जो हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। ठीक है सर, अच्छे ठीक है से। नीरज, थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया, कांटेक्ट किया। और थैंक बेस्ट विशेस वंस अगेन, आप अच्छे से कीजिए। कोई भी हेल्प की नीड होगी फ्रैंकली हमारी टीम से आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत बाय। ठीक। थैंक यू, बाय।